सत्ता परिवर्तन के पश्चात बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा भयंकर उत्पीड़न। हिंदू अपने घर में भी नहीं सुरक्षित, पूजा पाठ से लेकर तिलक पर भी प्रतिबंध। यूनुस सरकार के दमन पर दहाड़ उठी ब्रिटेन की संसद, उबल रहे डोनाल्ड ट्रंप। मित्रों, पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुछ समय पूर्व ही बाइडेन के निर्देश पर सत्ता परिवर्तन किया गया। इसमें शेख हसीना को बांग्लादेश से अपमानित करके भगाया गया और वो भारत में रह रही हैं। किंतु शेख हसीना के सत्ता से हटते ही बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर निरंतर आक्रमण किए जा रहे हैं, उनके साथ भीषण अत्याचार किए जा रहे हैं। हिंदू समुदाय अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, उनके घरों और मंदिरों में हिंसक आक्रमण किए जा रहे हैं। किंतु इस योजनाबद्ध आक्रमणों के विरुद्ध शांति के नोबेल का डंका पीटने वाले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया और बाइडेन के धूर्त चाटुकार मोहम्मद यूनुस कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। बांग्लादेश की इस स्थिति में प्रथम अवसर पर हिंदू समुदाय के लिए पूरे विश्व में यूनुस सरकार के विरुद्ध आक्रोश बढ़ता जा रहा है और अमेरिका में ट्रंप और तुलसी गबार्ड के पश्चात अब ब्रिटेन की संसद इस विषय पर यूनुस सरकार पर आक्रामक हो गई है। और ये आक्रामकता इस स्तर की है कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आने पर ब्रिटेन बांग्लादेश पर सैन्य कार्यवाही करके हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। तो अंततः क्या है ये पूरा विषय? बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसक घटनाओं पर भारत और पूरे विश्व में क्यों भूचाल आया हुआ है और ब्रिटेन की संसद ने इस पर क्या कहा है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। सत्ता परिवर्तन के लिए होने वाले आंदोलनों में ही शुरू हो गया था हिंदुओं का दमन। पाकिस्तान समर्थक जमाते इस्लामी ने रचा भारत और हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्र। इस वीडियो में सबसे प्रथम हम आपको ये बताएंगे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा का क्या कारण है, इसके पीछे किसका षड्यंत्र है। इसके पश्चात हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रथम अवसर पर हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा पर विश्व स्तर पर विरोध क्यों हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के विरुद्ध हो रही हिंसा के लिए कई बातें की जा रही हैं। इसके लिए मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुस्लिमों को सबसे बड़ा उत्तरदायी बताया जा रहा है। ये तथ्य सत्य भी हैं, किंतु यदि हम इस हिंसा के सूत्रधार की बात करें तो वो विश्व के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। अमेरिका में मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल हैं। इनमें से एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा है रिपब्लिकन पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी भारत की कांग्रेस और दूसरे तथाकथित पंथ निरपेक्ष दलों की ही भांति पंथ निरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल खेलती है और इसके माध्यम से वो मुस्लिम समुदाय के वोट बैंक पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास करती है। इस खेल में वो मुस्लिम शरणार्थियों को अमेरिका में बसाने के अतिरिक्त विश्व भर में मुस्लिम आतंकियों के प्रति संवेदना दिखाकर मानवता को लज्जित करने से भी नहीं चूकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी मुस्लिम मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अमेरिका के सबसे निकट माने जाने वाले इजराइल पर भी कड़ी टिप्पणियां और कार्यवाही करती रहती है। किंतु रिपब्लिकन का व्यवहार इसके विपरीत है। वो आतंकियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए प्रसिद्ध है और मुस्लिम शरणार्थियों का प्रचंड विरोध करती है। बुश ने इराक और अफगानिस्तान में आतंक के विरुद्ध कार्यवाही के समय अपनी नीतियों का स्पष्ट प्रदर्शन किया था। ट्रंप ने भी पाकिस्तान के विरुद्ध कड़े कदम उठाए थे। बाइडेन अपने कार्यकाल में अमेरिका के सबसे निर्बल और विवश राष्ट्रपति की छवि बना चुके हैं। उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाकर पूरे विश्व में अमेरिका की शक्तिशाली छवि को नष्ट किया। ईरान, उत्तर कोरिया जैसे देशों के परमाणु कार्यक्रमों को भी नियंत्रित करने में वो असफल सिद्ध हुए। अपनी छवि को सशक्त बनाने के लिए उन्होंने यूक्रेन का उपयोग किया और उसे नाटो में शामिल करने का प्रयास किया। किंतु रूस ने बाइडेन की इस मंशा को अपनी घातक मिसाइलों से राख कर दिया। आज यूक्रेन में भयंकर विनाश हो चुका है और वो आत्मसमर्पण की स्थिति में है। यूक्रेन की इस स्थिति पर बाइडेन की अमेरिका सहित पूरे विश्व में भयंकर किरकिरी हो रही है। बाइडेन यूक्रेन पर मिली इस करारी पराजय के कारण अपना मुंह छुपाते घूम रहे थे और उन्होंने अपनी कायर असहाय छवि से छुटकारे के लिए बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को चुना। शेख हसीना सरकार को लक्ष्य बनाकर वो एक तीर से दो लक्ष्य साधना चाहते थे। बाइडेन बांग्लादेश में अपनी वायुसेना के लिए सैन्य अड्डा बनाना चाहते थे, जिसके लिए शेख हसीना तैयार नहीं थी। वहीं वो यूक्रेन युद्ध के समय रूस से भयंकर तेल खरीदने के मोदी सरकार के निर्णय के कारण प्रधानमंत्री मोदी को भी अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे।
शेख हसीना को भारत का समर्थक माना जाता है। उनकी सरकार में बांग्लादेश शांति से विकास की दौड़ में शामिल था, जिससे भारत को भी लाभ मिल रहा था, क्योंकि किसी भी देश के लिए पड़ोस में शांति अत्यंत आवश्यक होती है। शेख हसीना के कारण पाकिस्तान बांग्लादेश में भारत के विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं कर पा रहा था। इसी कारण से बाइडेन के निर्देश पर अमेरिकी गुप्तचर संस्थाओं ने सत्ता परिवर्तन के लिए उस संगठन का उपयोग किया जिसको दाना पानी पाकिस्तान से मिलता है। अमेरिकी गुप्तचर संस्थाओं ने शेख हसीना को सत्ता से हटाने के लिए पाकिस्तान पोषित जमाते इस्लामी संगठन का उपयोग किया। जमाते इस्लामी एक भयंकर कट्टर मुस्लिम आतंकी समूह है, जिसकी स्थापना 1941 में सैयद अबुल अला मौदूदी ने आतंकवादी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से प्रेरित होकर की थी। भारत के विभाजन के पश्चात ये जमाते इस्लामी हिंद और जमाते इस्लामी पाकिस्तान दो भागों में विभाजित हो गया। इस संगठन ने 1971 में बांग्लादेश के निर्माण के समय पाकिस्तान का साथ दिया था और शेख मुजीबुर रहमान के कार्यकर्ताओं की हत्याएं की थी। ये संगठन निरंतर भारत और हिंदू समुदाय के विरुद्ध षड्यंत्र करता रहा है और हिंदू समुदाय को यह संगठन गोरी गजनवी की भांति ही लक्ष्य बनाता रहा है। बांग्लादेश बनने के पश्चात इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के पश्चात नई सरकार ने इस संगठन को छूट दे दी और ये संगठन जमाते इस्लामी बांग्लादेश के नाम से खड़ा हो गया। अब ये राजनीतिक संगठन बन गया और बेगम खालिदा जिया के राजनीतिक दल के साथ 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक सत्ता में शामिल होने में भी सफल रहा। 2013 में इस संगठन के चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार वहां वही दल चुनाव में भाग लेने का अधिकार रखते हैं जो पंथ निरपेक्षता का सम्मान करते हों, किंतु जमाते इस्लामी पंथ निरपेक्षता का विरोध करता है और बांग्लादेश में सरिया स्थापित करके उसे एक कट्टर मुस्लिम देश बनाना चाहता है। शेख हसीना ने इस संगठन के हमास, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे कई आतंकी संगठनों से संबंध के कारण इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, किंतु पाकिस्तान की सहायता से यह संगठन अंदर ही अंदर अपनी जड़ें सशक्त करता रहा और अमेरिका की गुप्तचर संस्थाओं ने जब इसे सहायता की तो इसने शेख हसीना के विरुद्ध अकस्मात हिंसक आंदोलन कर दिया और अमेरिका अपने लक्ष्य में सफल हो गया। अमेरिका ने इस कार्य के लिए पाकिस्तान से भी सहयोग लिया होगा, ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध किसी भी सीमा तक जाने को सदैव तैयार रहता है और जमाते इस्लामी का नियंत्रण उसी के हाथों में है और जमाते इस्लामी ने सत्ता परिवर्तन होते ही अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया है और वो 1947 की ही भांति मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही जैसा इतिहास दोहराकर बांग्लादेश को कट्टर मुस्लिम देश बनाने में जुट गया है और बांग्लादेश में अब चुन चुन कर हिंदुओं को मारा जा रहा है। मंदिरों पर आक्रमण हो रहे हैं। हिंदू अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। उन्हें सरकारी सेवाओं से बलपूर्वक त्यागपत्र देने को विवश किया जा रहा है। आज बांग्लादेश की पूरी हिंदू जनसंख्या अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। माताओं बहनों का सम्मान भी सुरक्षित नहीं है। सार्वजनिक रूप से हिंदू महिलाओं और कन्याओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किए जा रहे हैं और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस इन घटनाओं को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के स्थान पर निरंतर ऐसी घटनाओं में शामिल कट्टरपंथी मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं, उनका बचाव कर रहे हैं। स्थिति तो ये हो चुकी है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को अपनी हिंदू पहचान छुपानी पड़ रही है। वो भगवा वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, ना ही वो माथे पर तिलक लगा सकते हैं और ना ही गले में तुलसी की माला पहन सकते हैं। और यदि कोई हिंदू हितों के लिए सरकार से शांति पूर्वक मांग करता है तो उसे बंदी बनाकर बंदी गृह में रख दिया जाता है और उसे कोई विधिक सहायता तक नहीं दी जाती है। और यदि कोई अधिवक्ता उसके लिए न्याय की मांग की बात करता है तो उस पर प्राणघातक आक्रमण किए जाते हैं। इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास के साथ ऐसा ही किया गया है। हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करने पर चिन्मय कृष्ण दास को बनाया बंदी। पूरे विश्व में खड़ा हो गया प्रचंड विरोध। ब्रिटेन की संसद का फूटा आक्रोश। हिंदू मंदिरों पर निरंतर आक्रमण करते हुए जमाते इस्लामी के नेतृत्व में बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों ने निरंतर इस्कॉन मंदिरों को लक्ष्य बनाया। इस्कॉन विश्व भर के कई देशों में हिंदू दर्शन का प्रचार करता है। इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद का जन्म कोलकाता में ही 1 सितंबर 1896 को हुआ था। इस कारण से इस संगठन का बंगाल में बड़ा प्रभाव है। विभाजन के पश्चात इस्कॉन की संस्थाएं पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान में बांग्लादेश में है। ये संस्था आज पूरे
विश्व में अत्यंत शक्तिशाली हो चुकी है और हिंदू संस्कृति का प्रचार कर रही है। बांग्लादेश में ये हिंदू समाज की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है और जमाते इस्लामी जैसा कट्टरपंथी संगठन इसे काफिर संगठन बताकर मिटा देना चाहता है। हिंदू मंदिरों और हिंदू समुदाय पर निरंतर हो रहे आक्रमणों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास ने किया, जिससे पूरे विश्व का ध्यान बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के दमन पर गया। इसका कारण ये है कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में इस्कॉन के अनुयायी निर्णायक और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सहित कई देशों में इस्कॉन के अनुयायी भरे पड़े हैं। स्वयं ट्रंप ने अमेरिका की नई इंटेलिजेंस चीफ जिन तुलसी गबार्ड को बनाया है। उनके माता पिता ने भी इस्कॉन से ही प्रभावित होकर हिंदू धर्म को स्वीकार किया था और तुलसी मुखर होकर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर विरोध करती रही हैं। बाइडेन के 2 महीने का कार्यकाल शेष रह जाने के कारण अभी वो पद नहीं संभाल सकी हैं, किंतु आशा है कि उनके पदभार संभालते ही स्थिति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चिन्मय कृष्णदास की प्रतिभूति या जमानत का समर्थन करने पर उनके अधिवक्ता रमेन राय को बांग्लादेश के ही कट्टर मजहबी अधिवक्ताओं ने इतना पीटा कि चिकित्सालय में वो जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं और अब आतंक के कारण कोई अधिवक्ता उनकी जमानत के लिए तैयार नहीं हो रहा है। बांग्लादेश की इस स्थिति पर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने चुनावों के समय ही बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की बात की थी और अब ब्रिटेन की संसद में भी इस विषय पर भयंकर आक्रोश उबल पड़ा है। कंजर्वेटिव सांसद बॉब ब्लॉकमैन ने ब्रिटिश संसद में इस विषय को उठाया और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में निरंतर हिंदुओं के घरों और मंदिरों को लक्ष्य बनाया जा रहा है। वहां की सरकार इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का षड्यंत्र कर रही है। ऐसे में ब्रिटेन का ये दायित्व बनता है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि हमने बांग्लादेश को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है। वहाँ की सरकार में जो भी परिवर्तन हुआ हो, किंतु ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को इस प्रकार से सताया जा रहा है। उन्होंने इस विषय पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स की ओर से वक्तव्य की मांग की। हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद को कहा जाता है। बॉब ब्लॉकमैन की इस मांग पर हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूसी पावेल ने कहा कि इस विषय को उठाने में बॉब ब्लॉकमैन का कदम आवश्यक और उचित है। हम हर स्थान पर विश्वास और पंथों की स्वतंत्रता पर विश्वास रखते हैं। बांग्लादेश भी उसमें शामिल है और मैं निश्चित रूप से विदेश विभाग से ये पूछूंगी कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर हम क्या कर सकते हैं। अर्थात इस्कॉन मंदिरों पर आक्रमण के कारण अब बांग्लादेश का विषय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर प्रचंड हो गया है। भारत में इसे लेकर भयंकर विरोध हो रहा है। केंद्र सरकार से इस पर कार्यवाही की मांग की जा रही है और बांग्लादेश का कई प्रकार से बहिष्कार भी किया जा रहा है। कई संगठन सरकार से मुक्ति वाहिनी सेना जैसा कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। भारत की सरकार भी कार्यवाही के लिए रणनीति बना रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पक्ष में लेने का प्रयास कर रही है, क्योंकि किसी दूसरे देश पर कार्यवाही से पूर्व ऐसी तैयारी आवश्यक होती है। तो मित्रों, इस विषय पर भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, कमेंट में अपना सुझाव अवश्य रखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। वंदे मातरम।